हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो क्लास में हम लोग अप्रैल जो मंथ है उसकी विजन की मैगजीन कवर कर रहे हैं और इसका ये वाला आर्टिकल रोल ऑफ सिविल सर्विसेज सर्वेंट्स इन द गवर्नेंस जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अभी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सिविल सिविल सर्वेंट्स वाला जो टॉपिक है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स में भी इससे जुड़े हुए सवाल आ जाते हैं कि किस आर्टिकल में अपने पास सिविल सर्वेंट्स के बारे में बात कर रखी है। उसके अलावा यूपीएससी जो है, यूपीएससी विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। मेंस के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो बिल्कुल सही बात है, ये क्वेश्चन बनता है रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन द गवर्नेंस। उसके अलावा एथिक्स इन द सिविल सर्विसेज, इस टाइप के भी सवाल बनते हैं। तो ठीक है, ये सब चीजें अपनी जगह है। मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस इज द स्कोप ऑफ द टॉपिक। आपको एक बार पता लग जाए कि हाँ भाई, ये टॉपिक किस तरीके से अपने एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। और इस वाले आर्टिकल में जो जो चीजें होंगी जो आप एग्जाम में कोट कर सकते हो वो मैं बताते हुए चलूंगा। और चलो चलते हैं बिना किसी देरी के। जैसे जैसे अपना आर्टिकल बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वाई इन न्यूज। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने सिविल सर्विसेज डे पे ये कहा कि सिविल सर्वेंट्स जो हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गवर्नेंस एंड पब्लिक वेलफेयर में। ठीक है, दिस इज द रीजन जिसकी वजह से ये न्यूज पर आया है। अब जब भी हम कोई एक आर्टिकल चालू करते हैं तो उसका, जब भी कोई आर्टिकल या फिर कोई आंसर चालू करते हैं, स्टार्टिंग में अपने इंट्रोडक्शन देते हैं। तो ये वैसे ही चलेगा। ये इंट्रोडक्शन है, इसके बाद इसकी बॉडी वाला पार्ट आएगा, फिर इसके इश्यूज वाला पार्ट आएगा, फिर इसका वे फॉरवर्ड आएगा। सिविल सर्वेंट्स जो हैं परमानेंट ऑफिशियल्स हैं इन द एग्जीक्यूटिव विंग ऑफ गवर्नेंस। आप सभी को पता है कि एग्जीक्यूटिव के अंदर अपने पास दो टाइप के लोग आते हैं, एक टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव जो अपने ये लोग हैं प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, और परमानेंट वाले जो लोग हैं ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं। जेनेसिस की बात करें तो इंडिया में 1854 के अंदर लॉर्ड मकौले रिपोर्ट के बाद जो है इंडिया में अपनी सिविल सर्विसेज चालू हुई थी। पोस्ट इंडिपेंडेंस में सिविल सर्विसेज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। चलिए देखते हैं 3 पार्ट कौन कौन से हैं। द फर्स्ट वन इज ऑल इंडिया सर्विसेज, सेकंड इज द सेंट्रल सर्विसेज एंड थर्ड इज द स्टेट सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज में आपको पता है कौन कौन सी आती है, आईएएस, आईपीएस, ये सब आती हैं। तो इट इज कॉमन टू द बोथ सेंटर एंड द स्टेट। दे आर रिक्रूटेड एंड ट्रेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इनको रिक्रूट कर रही है, ट्रेन कर रही है, लेकिन ये लोग काम करते हैं स्टेट्स के लिए। ठीक है, इनको कुछ असाइन किया जाएगा काम की, भाई तुम स्टेट्स के लिए जाके काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो सेंट्रल सर्विसेज हैं ये सिर्फ और सिर्फ सेंटर के लिए ही काम करेंगे, प्योरली सेंट्रल सब्जेक्ट्स। इसी तरह स्टेट सर्विसेज जो हैं ये फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स अंडर स्टेट ज्यूरिस्डिक्शन, जैसे अपने पास स्टेट पीसीएस, जैसे यूपी पीसीएस, जैसे अपने पास उत्तराखंड पीसीएस, जैसे अपने पास हरियाणा पीसीएस। तो इस टाइप की चीजें हो गया। दिस वाज द इंट्रोडक्शन पार्ट। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज। 3 आर्टिकल है अपने पास, आर्टिकल नंबर 310, आर्टिकल नंबर 311, आर्टिकल नंबर 312। आर्टिकल नंबर 310 क्या कहता है कि डिफेंस और सिविल सर्विसेज ऑफ यूनियन, डिफेंस वाले पर्सोनल, डिफेंस वाले कर्मचारी और सिविल सर्विसेज कर्मचारी जो कि यूनियन के हैं वो ऑफिस होल्ड करेंगे ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। सिविल सर्विसेज, स्टेट के सिविल सर्विसेज के मेंबर हैं वो ऑफिस होल्ड करेंगे ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। सिंपल, ये आर्टिकल 310 कह रहा है। आर्टिकल नंबर 311 कह रहा है कि इन लोगों का मेंबर ऑफ, आर्टिकल नंबर 311 डील्स विद डिसमिसल, रिमूवल, रिडक्शन इन रैंक ऑफ सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, सिंपल। आर्टिकल 312 क्या कह रहा है? आर्टिकल 312 एस्टेब्लिशेस द ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 312 एस्टेब्लिश कर रहा है ऑल इंडिया सर्विसेज को। आगे चलते हैं। देखो भाई, अब देखते हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन द गवर्नेंस। गवर्नेंस के अंदर इनका क्या रोल रहता है। एक ये जो पॉइंट है ना स्टार्टिंग वाले, कम से कम ये पॉइंट तो हमको दिमाग में रहने चाहिए कि ये लोग गवर्नेंस में कंटिन्यूटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। दे आर द इंटरफेस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। इसके बाद जो ये बॉडी वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये सारा सारा आप लोग लिख सकते हो खुद ब खुद। एक बार कम से कम हेडिंग तो पता हो। तो रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स का क्या है? कंटिन्यूटी इन द गवर्नेंस। जब कभी अपने पास अपनी गवर्नमेंट चेंज हो रही है, गवर्नमेंट, नई गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आ रही है, उस टाइम पे अपना जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, सिविल सर्वेंट्स हैं,
वो इंश्योर करते हैं कंटिन्यूटी इन द गवर्नेंस। सेकंड पॉइंट, इंटरफेस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। ये लोग गवर्नमेंट और पीपल के बीच में इंटरफेस का काम कर रहे हैं। एक तरफ अपने पास आम जनता है, एक तरफ अपने पास गवर्नमेंट है, और इन दोनों के बीच में इंटरफेस का काम कर रहे हैं सिविल सर्वेंट। ये लोग कुछ पॉलिसीज बताएंगे या फिर ये लोग कुछ स्कीम निकालेंगे, उस स्कीम को इंप्लीमेंट करने का काम कौन करेगा? एक सिविल सर्वेंट करेगा, और उस स्कीम का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा किसके ऊपर? पीपल के ऊपर। तो क्या कह रहा है, सिविल सर्वेंट्स जो है मेन चैनल है कम्युनिकेटिंग बिटवीन द पीपल, और ये लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज को, जैसा मैंने यहाँ पे बताया। अगला पॉइंट है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो सही सभी को पता है कि भाई सिविल सर्वेंट्स क्या कर रहे हैं, पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हैं। कैसे? ये लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई इन जगहों पे अपने को पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी, और देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस है, क्या क्या पॉसिबल अल्टरनेटिव्स है, कैसे कैसे हम लोग पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा ये लोग एडवाइस करते हैं अपने पास किसको? मिनिस्टर्स को। फिर ये लोग सीमेंट कर रहे हैं इंडियन डेमोक्रेसी को। इंडियन डेमोक्रेसी में अपने पास सिविल सर्वेंट्स का एक अच्छा खासा रोल है। एग्जांपल लेते हुए चलते हैं, जैसे फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सिविल सर्वेंट्स। इंडिया का चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज द सिविल सर्वेंट, इज ए सिविल सर्वेंट। जैसे एक अपने पास बहुत फेमस चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हुए टीएन सेशन। ठीक है, टीएन सेशन ने क्या किया था कि अपने पास इन्होंने इन्फ्लुएंस ऑफ द मनी एंड मसल पावर जो है उसको रिड्यूस कर दिया था काफी हद तक इलेक्शंस के अंदर। ठीक है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने में का भी इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दे इंश्योर पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। कैसे? व्हाट इज अ पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी? नीचे से नीचे लेवल का बंदा, एक आम जनता जो है वो डेमोक्रेसी के अंदर पार्टिसिपेट कर सके। आम जनता जो है वो डिसीजन मेकिंग के अंदर खुद के डेवलपमेंट के लिए काम कर सके, खुद के डेवलपमेंट में उसका डिसीजन हो। ठीक है, तो एक सिविल सर्वेंट रहे हैं ए एम गोखले, इन्होंने बनाया विलेज डेवलपमेंट बोर्ड। अब विलेज डेवलपमेंट बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज। अब विलेज डेवलपमेंट बोर्ड के अंदर अपने पास जो गांव के लोग हैं वो भी जाके अपनी बात रख पाएंगे। तो दिस इज व्हाट डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो ये हुई पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। फिर आता है अपने पास इंक्लूसिव डेमोक्रेसी, मतलब एक एक बंदा जो है इंडिया का हर तबके का जो इंसान है वो डेमोक्रेसी के अंदर इंक्लूडेड है, वो हर चीज में इंक्लूडेड है। जैसे बहुत से सिविल सर्वेंट क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं गिविंग वॉइस टू वॉइसलेस। एग्जांपल, बालनगीर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक स्वीकृति नाम की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे ये स्वीकृति नाम की चीज लॉन्च हुई है। अब क्या है स्वीकृति का, क्या उद्देश्य है? ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को मेन स्ट्रीम के अंदर इंटीग्रेट कर रही है। अगर ट्रांसजेंडर मेन स्ट्रीम के अंदर अपने पास इंटीग्रेट हो रहे हैं तो दिस इज इंक्लूसिव डेमोक्रेसी का एग्जांपल है। फिर क्या करता है सिविल सर्वेंट? सिविल सर्वेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है भाई। ठीक है, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी अपना बहुत ज्यादा योगदान देते हैं। कैसे? सबसे पहले अपने पास ये लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स कर रहे हैं। देखो भाई, सिविल सर्वेंट्स के अंदर अपने पास आईएएस आईपीएस से सब लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, संजुक्ता प्राशर जो एक आईपीएस ऑफिसर है, शी इज द नोन एज आयरन लेडी ऑफ द असम। इन्होंने बहुत क्रिटिकल रोल प्ले किया है टैकलिंग द नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी। ठीक है, तो दिस इज वेरी, तो ये सब चीजें आप एग्जाम में कोट करोगे भाई, ये सब जो एग्जांपल दे रखे हैं ना। जैसे मैंने ऊपर टीएन सेशन साहब का नाम बताया कि ही इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिन्होंने अपने पास मसल पावर और मनी का इन्फ्लुएंस कम कर दिया इलेक्शंस के अंदर। ये यहाँ पे संयुक्ता प्राशर हो गई। उसके बाद उन्होंने अपने पास जो ऐप एक वो लॉन्च हुई है स्वीकृति करके। तो ये सब आप एग्जाम में कोट करोगे इन चीजों को। देखो अगला एग्जांपल देखते हैं अपन, ओवरकमिंग रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स। कई बार क्या होता है, पैसा नहीं होता ऑफिस के अंदर। ठीक है, आम जनता के पास, आम जनता के काम करवाने के लिए पैसा नहीं होता। तो इसमें एग्जांपल आता है कि आर्मस्ट्रांग पाम करके एक बंदे हैं, एक अपने पास ऑफिसर रहे हुए हैं आर्मस्ट्रांग पाम। इनको कहा जाता है मिरेकल मैन ऑफ मणिपुर। इन्होंने क्राउड फंड किया, मतलब आम जनता से, वहां के लोगों से उन्होंने पैसा इकट्ठा किया। उसके बाद एक 100 किलोमीटर की रोड बनाई विदाउट द स्टेट फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है, इस रोड को आज के डेट में जाना जाता है पीपल्स रोड। ठीक है, उसके बाद अपने पास एक अगला एग्जांपल है ऑपरेशन सुलेमानी। ऑपरेशन सुलेमानी को चलाने वाले अपने पास ऑफिसर हैं जिसका नाम है प्रशांत नायर। ही वॉज द फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कोझिकोड इन केरला। इन्होंने क्या किया, ये लोगों से डोनेशन लेते हैं। ठीक है, डोनेशन लेके पब्लिक को दे रहे हैं फूड एंड डिग्निटी, एंड फूड, राइट टू फूड इज आवर फंडामेंटल राइट। ठीक है, फिर सिविल सर्वेंट्स जो हैं ये दीज आर आल्सो द डिप्लोमेट्स। इंडियन फॉरेन सर्विस जो है
ये सारे सारे ये सिविल सर्वेंट्स तो है अपने। तो सिविल सर्वेंट्स अपनी कंट्री को इंटरनेशनल इंटरनेशनल फोरम्स पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। एग्रीमेंट्स नेगोशिएट करने में इनका बहुत ज्यादा रोल होता है। प्रमोट कर रहे हैं हमारे नेशनल इंटरेस्ट को इंटरनेशनल लेवल पे। हमारे फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर कंट्रीज के साथ उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा कोजाई जुडिशियल रोल भी प्ले करते हैं अपने सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। जैसे अपने पास टीडी सेट टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल, इसके अंदर सिविल सर्वेंट्स होते हैं। साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल, इसके अंदर सिविल सर्वेंट्स होते हैं। तो ट्राइब्यूनल का उद्देश्य क्या है? ट्राइब्यूनल क्या करती है? ट्राइब्यूनल जो है वो डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करती है, और डिस्प्यूट को रिजोल्व करने का काम किसका होता है? बेसिकली जुडिशरी का होता है। अब अगर जुडिशियल काम अपने पास सिविल सर्वेंट्स कर रहे हैं, तो इट इज बेसिकली टाइप ऑफ व्हाट? इट इज ए जुडिशियल रोल, ठीक है। तो कोजाई जुडिशियल रोल प्ले कर रहे हैं। फिर ये लोग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का भी काम करते हैं। व्हाट इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन इज द मेकिंग ऑफ लॉ। जब एक कानून बन रहा है उसको बोलते हैं लेजिस्लेशन। लेकिन पार्लियामेंट में कानून जो है पूर्णतः नहीं बनता। कई बार क्या होता है कि उसके अंदर कुछ रूल्स रेगुलेशंस जगह जगह के हिसाब से अपने को अलग अलग बनाने पड़ते हैं। तो जब एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जब एक सिविल सर्वेंट अपने बैठ के कुछ रूल्स बना रहा है, कुछ उस लॉ को पूरा कर रहा है, उस कानून को पूरा कर रहा है, तो उसको बोला जाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। उसको डेलीगेट कर दिया गया है, जो अपना पूरा का पूरा लेजिस्लेटिव डेलीगेट कर रहा है उसको, ठीक है। तो सिविल सर्वेंट्स फ्रेम द डिपार्टमेंटल लेजिस्लेशंस। लेजिस्लेचर गिव ए ब्रॉड आउटलाइन। जो अपना लेजिस्लेचर है, जो अपना वो एक पूरा आउटलाइन दे देता है कि भाई इस चीज के अंदर अंदर आपको इस फ्रेमवर्क के अंदर अंदर आपको लॉ बनाना है। और सिविल सर्वेंट्स के पास पावर दी जाती है कि भाई तुम लोग बचा हुआ जो लेजिस्लेशन है उसको कंप्लीट कर लो। देखो, दीज वर द वेरी इंपॉर्टेंट पावर्स। 8 अलग अलग पावर दी गई हैं और बहुत बढ़िया एग्जांपल्स के साथ बता रखी हैं। ये एग्जाम में आप लोग बहुत आराम से कोट कर सकते हो, बहुत बढ़िया आंसर बनेगा, ठीक है। मेरा मानना है कि आप लोग करंट अफेयर्स बिल्कुल मिस ना करें। फिर आता है चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द फंक्शनिंग ऑफ सिविल सर्विसेज। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप आर्टिकल पढ़ें तो आप उसको फ्लो के साथ पढ़ें। आपको समझ में आना चाहिए भाई कैसी चीज चल रही है, पूरा फ्लो बन रहा है। तो चैलेंजेस क्या क्या है भाई? अब सबसे पहले बताऊंगा मैं आपको कि देखो इस टाइप के चैलेंजेस हैं। ऑटोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हैं, रेड टेपिज्म इज एन इशू, सिक्योरिटी इज एन इशू। एक एक करके देखते हैं। देखो, सबसे पहला चैलेंज है फ्रीक्वेंट ट्रांसफर। भाई अगर कोई एक ऑफिसर है वो ढंग से काम कर रहा है और वो वहां के पॉलिटिकल माफिया को दिक्कत कर रहा है, किसी भी टाइप के माफिया को दिक्कत कर रहा है, उसका ट्रांसफर कर देंगे। तो दिस इज एन इशू। फिर पॉलिटिकल प्रेशर एंड इंटरफेरेंस, बिल्कुल सही बात है। बार बार जो ये पॉलिटिशियंस हैं ये ऑफिसर्स को परेशान करते हैं। फिर नीड फॉर अप्रूवल फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज। तो दीज आर द इश्यूज जिसकी वजह से इनकी ऑटोनॉमी इफेक्ट हो रही है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत से इंडियन सिटीज में और बहुत से पर्टिकुलरली रूरल एरियाज में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। दिस इज एन इशू। फिर रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म को हिंदी में बोलते हैं लाल फीतेशाही। क्या बोलते हैं? लाल फीताशाही। मतलब फाइल्स के ऊपर लाल फीता लगा दिया और फाइल्स को भाई कोई नहीं देख रहा, फाइल्स पड़ी हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स और हायर हायर आर्कियल सिस्टम इन सिविल सर्विसेज, क्या मतलब वो इसका कि भाई पहले एक ऑफिसर के पास जाएगी, वो उस पर साइन करेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट बंदे के पास जाएगी, वो उसको साइन करेगा। फिर उसके पास अगले बंदे के पास जाएगी, फिर उसको साइन करेगा। तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और एक पूरी हायरार्की सेट हो रखी है। तो इस वजह से क्या होता है कि डिसीजन टेकिंग के अंदर बहुत टाइम लगता है। स्लोइंग डाउन द प्रोसेस, स्लोइंग डाउन द प्रोग्रेस, तो प्रोग्रेस ढंग से नहीं पाई है। एंड मेक इट डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट चेंज इन द सोसाइटी। साफ सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता सिक्योरिटी। अब इनकी सिक्योरिटी का भी इशू होता है यार, कि सिविल सर्वेंट अगर खुल्लम खुल्ला को ढंग से काम करना चाह रहा है ना, इफ दे आर ट्राइंग टू मेक सम चेंज इन द सोसाइटी, और अगर कुछ ऐसे तत्व जो कि सोसाइटी में दिक्कत कर रहे हैं उनको रोकना चाह रहे हैं, तो ये लोग उनको ये सिविल सर्वेंट्स को आते हैं डेथ थ्रेट्स। क्या आते हैं? डेथ थ्रेट्स। एग्जाम्पल, आईएएस ऑफिसर तुकाराम, इन्होंने क्या किया? इलीगल बार्स के ऊपर रेड किया, डिमोलिशिंग इंक्रोचमेंट्स। तो इस वजह से इनके ऊपर क्या हुआ कि इनके ऊपर डेथ थ्रेट्स आने लगे। इन्होंने इंक्रोचमेंट्स को डिमोलिश कर दिया। उसके अलावा इन्होंने लैंड माफिया और वाटर माफिया के खिलाफ इन्होंने एक्शन लिए। तो ये सब चीजें थी। अब कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं सिविल सर्वेंट्स की फंक्शनिंग को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। दीज आर द 5 इनिशिएटिव्स जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे।
सबसे पहले अपने पास ये वाला प्रोग्राम है, ये देखो, इसको बहुत आराम से पढ़ना आप। नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। सिविल सर्विसेज की कैपेसिटी को बिल्ड कर रहे हैं, इसलिए अपन ने नेशनल लेवल पे प्रोग्राम बनाया है। इसका नाम क्या है? मिशन कर्मयोगी। अब आप इसको रट्टा मत मारना यार, नेशनल प्रोग्राम सिविल सर्विसेज से ना, इसको सिंपल देखना अपने को। एक नेशनल लेवल पे पूरा प्रोग्राम बनाया है सिविल सर्विसेज के लिए और उनकी कैपेसिटी बिल्ड करेंगे, ठीक है, मिशन कर्मयोगी। तो इसमें सिर्फ अब सीधा यही चीज यहाँ पे लिखी जाएगी कि भाई हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग एपरेटस है ना, कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, फिर कैपेसिटी बिल्डिंग एपरेटस को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पे, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे और प्रोसेस लेवल पे, ठीक है, मिशन कर्मयोगी के थ्रू। उसी के बाद इसका एक पार्ट आता है कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए है ये। ऑनलाइन ट्रेनिंग कर्मयोगी प्लेटफॉर्म इज ए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि गाइड कर रहा है सिविल सर्विस ऑफिशियल्स को इन देयर कैपेसिटी बिल्डिंग जर्नी। सही बात है। कैपेसिटी बिल्डिंग क्या होता है कि यार उनको सक्षम बना रहा है ना, सक्षम बना रहा है। फिर चलते हैं आगे, अब इसको भी आराम से पढ़ना। नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, देखो स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए। भाई सिविल सर्विस का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ना, अब अलग अलग इंस्टीट्यूशन मान लो, अब वो कुछ भी ट्रेनिंग दे दें तो वो तो ठीक नहीं है, तो हमने कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि भाई ऐसी ट्रेनिंग तो होनी चाहिए। तो ये क्या है? नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। इसको डेवलप किया गया है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ने। किसके लिए किया गया है? ताकि अपने पास क्वालिटी एंड कैपेसिटी ऑफ ट्रेनिंग डिलीवरी ऑफ सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, वही मैं आपको कह रहा हूं कि सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस ढंग की ट्रेनिंग दे पाए, इसलिए अपन ने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, ठीक है। और इन स्टैंडर्ड्स को बनाने वाला कौन है? कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। बस काम खत्म। नेक्स्ट इज आरंभ, लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2019। इट इज द फर्स्ट एवर फाउंडेशन कोर्स फॉर सिविल सर्वेंट ट्रेनिंग। ये नाम आपको याद होने चाहिए। आरंभ हो गया, ठीक है, मिशन कर्मयोगी हो गया, इस टाइप के आपको नाम याद होने चाहिए। और रट्टा मत मारो, यूं होना चाहिए कि भाई हाँ ये इस चीज से जुड़ा हुआ है। फिर आता है नेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी टू डेवलप प्रोफेशनल, इम्पार्शियल एंड एफिशिएंट सिविल सर्वेंट्स। देखो ये जो वर्ड्स है ना, प्रोफेशनल, इम्पार्शियल, एफिशिएंट, ये यार ये वर्ड्स ऑफ एग्जाम लिखा होगा ना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू और अच्छे खासे मार्क्स आपको फैच करके देगा। तो क्या कर रहा है कि अपने को इस टाइप के सिविल सर्वेंट्स बनाने हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू नीड्स ऑफ द सिटीजन्स। अब आगे आता है कि हमको क्या क्या कर रहे हैं अपन और क्या इनिशिएटिव लिया गया है। हमने अवार्ड्स दिए हैं, अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अपन ने अवार्ड फॉर एक्सीलेंस दिए हैं, तो प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो दीज वर द इनिशिएटिव्स। कंक्लूजन है, इसको आप पढ़िए, बहुत बढ़िया कंक्लूजन है, और इसको समझिए आराम से कि किस 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 तरीके से इसने लिखा है। देखो यार, सिविल सर्वेंट का काम क्या होता है कि वो ट्रांसपेरेंसी लेके आए, एक एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी लेके आए, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन हो, ठीक है, कि भाई पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड हो, ठीक है। और इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि जो काम कहा है वही करे इंसान, मतलब वो ऐसा नहीं कि तुच्छ टाइप का काम नहीं, कि मतलब इंटीग्रिटी मतलब brings our nation closer to its goals of inclusive development and the good governance, ठीक है। इन रिसेंट ईयर गवर्नमेंट ने बहुत से स्टेप्स लिए हैं टू एनहांस द सिविल सर्विसेज, ताकि वो एफिशिएंटली वर्क कर सकें, कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी हो सके। However, a careful restructuring of civil servants services is further required to address issues faced by the citizens in 21st century and enhance delivery of services, ठीक है। तो दिस वाज द कंक्लूजन, दिस वाज द आर्टिकल। अगली वीडियो में हम लोग ईवीएम वीवी पैट पढ़ेंगे, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ईवीएम वीवी पैट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।